another lecture is for the application of Gauss law, or in this lecture we will find out the electric field intensity due to a sphere of charge. तो जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने स्फेरिकल सेल के लिए बताया है 90% सिमिलरिटी इसमें भी वही है. यहाँ सेल की जगह पे एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक. और जब कोई चीज सॉलिड हो जाएगी तो उसमें वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है. तो जब वॉल्यूम आ जाएगा तो फिर उस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, जैसे स्फेरिकल सेल में स्फेरिकल चार्ज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आया था. तो अब आप समझिए कि हमारे पास r रेडियस का कोई स्फीयर है, उसको प्लस क्यू चार्ज दिए, ये पूरा भरा हुआ है, सब जगह क्या है प्लस क्यू चार्ज है पूरी सरफेस पे, बिल्कुल ठोस गोला है स्फीयर, ठीक. और पहले केस में हम किसी एट आउटसाइड पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, यानी इस r रेडियस के स्फीयर से कोई पॉइंट P है जो बाहर है और वो डिस्टेंस सेंटर से उसकी स्मॉल r है मान लेते हैं, वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है. किसकी हेल्प से निकालनी है? गॉस लॉ की. तो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें उस पॉइंट P पर क्या चाहिए? गॉसियन सरफेस चाहिए. तो थ्रू P ड्रा ए गॉसियन सरफेस दैट इज अ स्फीयर. एक गॉसियन स्फीयर हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ये हमारा गॉसियन सरफेस स्फीयर बन गया. और उस गॉसियन सरफेस का जो सेंटर है स्फीयर का, वो उस स्फीयर के सेंटर से कॉमन है. ये हमारी गॉसियन सरफेस है जो कि एक स्फीयर है, उसका सेंटर कॉन्सेंट्रिक है विद द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R. और इस पॉइंट पर इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. तो अब हमने गॉसियन सरफेस बना ली, ठीक. अब ये प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? रेडियली आउटवर्ड, यानी इस डायरेक्शन में, इस दिशा में, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी. अब इस गॉसियन सरफेस का हमने एक स्मॉल सरफेस एलिमेंट ds ले लिया, जैसा पहले किए थे स्फीयर वाला है, और उसका भी जो ds वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, वो भी जो है सरफेस का, वो भी कहाँ होगा? बाहर की ओर होगा. तो दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 0. चलिए अब हम पहले इसको डिराइव करते हैं कि क्या निकल के आता है जब वो पॉइंट आउटसाइड है. चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds. देखिए ds का, बहुत लोग हो सकता है मैथ के बच्चे दिमाग लगाएं ds का इंटीग्रेशन तो s होगा जिसे dx का x होता है. वो बात सही है, लेकिन s की तो वैल्यू रखोगे ना, तो क्या फालतू के स्टेप बढ़ाना है, तो अंडरस्टूड है. तो सीधे हम सरफेस एरिया रख देंगे. तो E डॉट ds, ठीक. अब ds में किसका सरफेस एरिया? अब इन दोनों के बीच का पहले एंगल कितना हो गया? 0. E ds का ये देखिए और 0, कुछ नहीं मिला. इंटीग्रेशन से E बाहर आ जाएगा. क्यों? क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्फीयर का होगा उतना ही गॉसियन सरफेस से बाहर जा रहा होगा. तो क्या होगा? जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर जगह क्या होगी? कांस्टेंट होगी, ठीक. E का इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं. अब ds पे आ गए. ds का मतलब इस सरफेस की बात कर रहे हैं, उसकी रेडियस r है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई, यही लिखे दे रहा हूं, स्पेस कम है, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर. ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल गया. अब हमें लगाना है गॉस लॉ. फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस बाबा क्या कहते हैं? देखिए गॉस कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होना चाहिए? 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस. बस क्यों? गॉसियन सरफेस जितना चार्ज इनक्लोज करे, दोनों को इक्वेट करिए. हम पहले से रिजल्ट जानते हैं कि किसी भी डिस्टेंट पॉइंट P पर जो r डिस्टेंस पर है वहां इनवर्स स्क्वायर फील्ड ही आएगी. E की वैल्यू देखिए, दोनों को इक्वेट करिए. E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q/ε0. अभी टेक्निकल चीजों पे नहीं गए हैं, अभी हम बेसिक से ही देख रहे हैं. अभी देखते हैं कैसे टेक्निकल, ये इधर डिवीजन में आ जाएगा. 4 पाई ε0 Q/r स्क्वायर. देखिए यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यानी बाहर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड r स्क्वायर के इन्वर्सली
प्रोपोर्शनल है। अब आगे इसमें क्या, यहाँ हमने Q की वैल्यू नहीं रखी है ना, तो अब उस Q की वैल्यू हम रखना चाहते हैं। चलिए भाई, Q क्या है, ये चार्ज है, वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्फीयर की सरफेस पर। और हमने कहा यहाँ पर ये सॉलिड स्फीयर है, मींस इसका एक वॉल्यूम है। मैं ऊपर का मिटा दे रहा हूँ भैया, बोर्ड बहुत छोटा है, लॉकडाउन का समय है, तो भगे भूत की लंगोटी बहुत है, जो बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं वही बहुत है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम इस क्यू पे चर्चा करना चाह रहे हैं, और हमने ये देख लिया किसी आउटसाइड पॉइंट के लिए ई जो है 1/r² के अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनल में है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अब हम क्यू की वैल्यू निकालना चाहते हैं इस सरफेस पर, तो हम मान लेते हैं हमारे पास रो बी द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सॉलिड स्फीयर है तो वॉल्यूम की बात करेंगे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब है चार्ज इज डिवाइडेड ओवर ए वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसका, कहां चार्ज डिवाइडेड है, इस सॉलिड स्फीयर पर, गॉसियन सरफेस पे नहीं। गॉसियन सरफेस तो उसको कंटेन कर रही है, इस सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम, और इसकी रेडियस कितनी है r। तो सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। ठीक, तो यहां से Q की वैल्यू हमें चाहिए इस इक्वेशन में रखने के लिए। Q की वैल्यू हो जाएगी रो इंटू ये मल्टीप्लाई करिए 4/3 πr³। इस इक्वेशन 1 में चलिए रख देते हैं, पुट इन 1। बड़ी मैथ है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अनइजीनेस होगी क्योंकि इंटीग्रेशन है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी है, बट समझ जाएंगे अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहले लेक्चर से देखना शुरू करेंगे, एरिया वेक्टर से जो मैंने लेक्चर डाला है। इसमें रखिए वैल्यू E = 1/4 πε0, और Q की जगह पे हमने क्या रखना है, रो इंटू 4/3 πr³ अपॉन r²। तो भैया कुछ उड़ रहा है, 4 उड़ रहा है, 5 पाई उड़ रहा है, 4 उड़ा 5 उड़ा, चलिए उड़ा देते हैं। उड़ाने में तो हम लोग उस्ताद हैं, बहुत चीजें उड़ा देते हैं। रो बचा, ε0 बचा, 3 बचा, अपॉन में आ गया, r² अपॉन का बचा, r³ ऊपर का बचा। ये ऊपर है भैया, इसमें ना मिला लेना। तो हमारे पास E की वैल्यू क्या मिल गई, देखो अब भी वही है रिलेशन, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये अभी खत्म नहीं हो रहा, जो यहाँ था वो यहाँ है। तो ये हमारा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में पहला केस, कि जब पॉइंट आउटसाइड था, बिल्कुल वैसे ही है, बस ये थोड़ा सा ड्रामा हो गया, Q की वैल्यू रख दी है। इनकेस अगर भूल जाते हो रखना तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, लेकिन कुछ तुम्हें राहत मिल जाएगी, एग्जामिनर कंसीडर कर लेगा कि हाँ बच्चा जानता है। आप समझिए वही वाले खुराफाती सवाल कि ये पॉइंट P जो बाहर था, अब वो यहाँ आ जाए सरफेस पे, बिल्कुल आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। जब ये पॉइंट P सरफेस पर आ जाएगा तो जैसा हमने स्फेरिकल सेल के केस में कहा था, वो इसके साथ कॉन्सेंट्रिक हो जाएगा, उन दोनों की रेडियस आपस में सेम हो जाएगी। यानी यहाँ पर वो R किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल R के। तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम यही सब लिखेंगे, आप फिर से करिएगा। यहाँ पर R की जगह पे रख देंगे कैपिटल R, तो यहाँ भी R की जगह पे क्या रखेंगे, कैपिटल R। और ये पहला वाला जो डेरिवेशन किया था, ये R ग्रेटर देन R के लिए किया था। ये जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो R इक्वल R के लिए कर रहे हैं। अब जब R इक्वल R है तो यहाँ पर R इक्वल R रखेंगे, तो यहाँ R² हो जाएगा, r³ से r² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें बचेगा r/3। ये किसके लिए है, फॉर r = r। अगर समझ में ना आए तो आप वीडियो को बार बार रिपीट करिएगा, देखिएगा उसको, और इसको जितना बार देखेंगे, इसको जो है थोड़ा सा रीअरेंज करके मैं लिख दे रहा हूँ, ρr करके जो है मैं 3ε0 जो है बोले दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ρr/ 3ε0। तो अब देखिए वो r जो था स्मॉल, वो हो गया है गायब, ठीक। धीरे धीरे अब यहाँ पे हम आ गए, r के हिसाब से वेरी करने लगे हैं।
तो इसका भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे वेरी करती है विद डिस्टेंस उस पॉइंट की। चलिए अब थर्ड केस, जो खुराफाती दिमाग है जिनके पास, इसकी वैल्यू याद रखिएगा क्यू की, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब खुराफात ये है कि ये पॉइंट पी पहले बाहर था, सरफेस पे आया, अब हम इनको अंदर लेना चाहते हैं, तो चलिए भाई अंदर ले लेते हैं। तो ये हमारा सॉलिड स्फीयर है, अब हम बड़ा बना ले रहे हैं, ठीक। और सारा चार्ज है, सारा चार्ज मतलब क्या है, हम इसको बता, ये पूरा फैला हुआ है, हर जगह है, एवरीवेयर, सब जगह प्लस प्लस। अब सब नहीं बना रहे हैं क्योंकि हमें अंदर बोर्ड दिखाना भी है, तो हम थोड़ा बहुत बना दे रहे हैं। हम कह रहे हैं वो पॉइंट पी क्या है, इस स्फीयर के अंदर कहीं है। स्फीयर का सेंटर वो था, रेडियस आर थी, पहले से पी वेरी करना, तो पी मान लिया यहां पर है हमारे पास, अंदर हो गए स्फीयर के, तो हम भैया गॉसियन सरफेस तुरंत थ्रू पी ड्रा ए गॉसियन सरफेस कॉन्सेंट्रिक विद सेंटर ओ, तो हमने फिर से गॉसियन सरफेस पी से ड्रा कर दी जिसकी रेडियस थी स्मॉल आर। यानी अब हमारा केस क्या है कि r इज लेस देन r, पॉइंट P कहां आ गया, स्फीयर के अंदर। अब भैया जब ये स्फीयर के अंदर जाएगा और सब जगह चार्जेस हैं, तो ये गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है, ये इसका कुछ ना कुछ चार्ज तो कंटेन करेगी, यानी इसकी भी एक सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी। तो चलिए हम ये मान लेते हैं कि इसने टोटल चार्ज Q का हिस्सा Q डैश कंटेन कर लिया, ठीक। लेकिन सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारी वही रहेगी, वो तो बदलने से रही। तो हम माने ले रहे हैं, चलिए क्या, कि रो जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो तो पूरे स्फीयर की है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या कहेगी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, किसका, हम इसका निकाल रहे हैं, इसका चार्ज कितना, Q डैश, वॉल्यूम इस स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये आ गया है, इसकी वॉल्यूम की बात करना है तो रेडियस भी इसी की रखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। रखते हैं इसको और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। Q डैश की वैल्यू सिंपली मल्टी, अरे वही आएगा जो Q की आई थी, बट डैश वाला ड्रामा हो गया है, और R की जगह पे थोड़ा सा चेंज हो गया है, कैपिटल R स्मॉल r में, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब चलिए वही फिर गॉस लॉ लगाते हैं, थ्रू P ड्रा ए गॉसियन सरफेस। अब यहाँ P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड, और P पर एक सरफेस एलिमेंट ds ले लिया है, उसकी भी डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, means E and ds will be in the same direction, that is there will be no angle between electric field and area element ds, surface element। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहता है, फ्लक्स लिंक थ्रू द सरफेस कितना हो गया हमारे पास, क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds, डेफिनेशन से E ds में एंगल A डॉट बी AB cos थीटा, E ds cos 0, और 0 वैल्यू 1 हो गई। E हर जगह सेम रहेगा गॉसियन सरफेस पे, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, बचे हमारे पास ds। अब ds क्या है, इसका सरफेस एरिया गॉसियन सरफेस का, और गॉसियन सरफेस हमारी कैसी है, स्फीयर है, उसका सरफेस एरिया क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4 पाई आर स्क्वायर। पानी दो यार जरा। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आया। अब गॉस लॉ लगाते हैं, चलिए फ्रॉम गॉस लॉ क्या कहेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मस्ट बी इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। कौन सी सरफेस, गॉसियन सरफेस, और वो कितना चार्ज इनक्लोज कर रही है, Q डैश। अब Q डैश पे वापस चलते हैं, वो था रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और रो पहले, अभी इससे पहले जब हमने लिखा था, आप वीडियो रिप्ले करके देखिएगा, रो की वैल्यू लिखी थी हमने Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, उस पूरे स्फीयर का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।
तो यहाँ पर क्यू डैश की वैल्यू हम रखते हैं, पहले इन दोनों को इक्वेट कर लें क्या, या यहाँ पर रख लेते हैं, चलिए रख ही लेते हैं पहले। हमारे पास क्यू डैश की वैल्यू है रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और उस रो की वैल्यू कितनी थी, क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास पहले से चल रहा है, रो की जगह पे रखा हमने, ये मल्टीप्लाई में चल रहा है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। बहुत कुछ यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर क्यूब अपॉन आर क्यूब हो जाएगा, क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। तो वो चलिए बाद में देखते हैं, अभी ऊपर का मिटा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, वो इक्वेशन जो अभी बनाई थी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, वो हमारे पास कितना आ गया था, फाई ई की वैल्यू अभी आई थी हमारे पास, ई इंटू डी एस, कितना था 4πr²। तो ये इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इन दोनों को इक्वेट करो, यहाँ से कटेगा भी बहुत कुछ। तो हमारे पास जो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी, हम देखते हैं लिख के, तो 4/3 और पाई यहाँ से हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास ओवर का आल क्या बचा, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में e इंटू 4πr², ये लिख लिया हमने, राइट हैंड साइड में कट करने के बाद 4/3 पाई चला गया, क्यूब बचा, आर क्यूब बचा, क्यूब आर क्यूब, एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये 4πr² यहाँ अपान में आ गया, एप्सिलॉन नॉट पहले से था। अब इस r² से ये पावर एक कैंसिल हो जाएगी, यानी ये 3 पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, ऊपर एक पावर रह जाएगी। तो हमारे पास बचेगा E = 1/4πε0 QR/r³। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन टेढ़ी है, लेकिन हो जाएगा, आप लोग कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। वापस अगर हम Q की यहाँ पर वैल्यू रख दें, फिर से इस Q की वैल्यू हम फिर से रख दें यहाँ पर रो के टर्म्स में, तो हमें डेंसिटी के टर्म्स में वापस E की वैल्यू मिल जाएगी। अगेन अगर हम करना चाहें तो अगेन Q की वैल्यू हो गई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। तो हम अगर फिर से यहाँ पर हम रख देते हैं वैल्यू, तो हमारे पास सिंपली रह जाएगा, यहाँ पर रखने पर E की वैल्यू आ जाएगी ρr/3 एप्सिलॉन नॉट, ρr/3 नॉट। आप लोग करके देखिएगा, ये इस केस में है जब r लेस देन है कैपिटल R के। तो इस तरीके से हम फील्ड का वेरिएशन देख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका ग्राफ कैसा आता है, ग्राफ देखते हैं कैसा आता है। अब हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ, वैसा ही कुछ ग्राफ है जैसा स्फेरिकल शेल में था, बस ये एक एक्स्ट्रा लाइन आ गई है लीनियर रिलेशनशिप वाली। ये कहां से आई, अभी जब हमने ये डेरिवेशन किया, तो हमने ये देखा QR/r³ आ रहा था, ये तो था ही कांस्टेंट। तो हमने कहा अगर Q की वैल्यू रो के टर्म्स में फिर से लिख देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, यानी यहाँ पर E जो है प्रोपोर्शनल है R के। उस पॉइंट P की डिस्टेंस जो सेंटर से स्फीयर से वेरी कर रही है, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लीनियर रिलेशन है, मतलब R ज्यादा E ज्यादा, R कम E कम, तो लीनियर रिलेशनशिप में स्ट्रेट लाइन आती है, आ गई। लेकिन जैसे ही हम सरफेस पर पहुंचे स्फीयर की, यानी जब R इक्वल हो गया था R के, तो जो ये डेरिवेशन आया था E का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट P पर कितनी होती है, जो R डिस्टेंस पे है, इनवर्स स्क्वायर लॉ आता है, ये आता है। यहाँ पर R की जगह पे हम क्या रख देंगे, कैपिटल R, क्यों, क्योंकि वो रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर हो गया जो गिवन था, तो वो वैसे ही वेरी करेगी, इनवर्स स्क्वायर लॉ ही फॉलो करेगी। सेंटर पर क्या होगा, सेंटर पर कहने का मतलब क्या है, जो पॉइंट P था, जो R डिस्टेंस थी स्मॉल r, वो धीरे धीरे कहाँ आ रही, O पर, और O पर जैसे आएगा वो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी ये R खत्म हो जाएगा जब सेंटर पे पहुंच जाओगे। सेंटर पे पहुंच गए तो कोई रेडियस ही नहीं, जब रेडियस नहीं तो कोई गॉसियन सरफेस नहीं, तब उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी सेंटर पर। बाहर क्या होगा, बाहर ऐसे ही पैराबोलिक फॉर्म में, दैट इज E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² चलता रहेगा। तो इसको अगर आपको समझना है तो पहले स्फेरिकल शेल समझिए। ये CBSE के सिलेबस में
लिखा नहीं है कहीं, बट फिर भी जब स्फेरिकल शेल तक किए हैं तो इसको करेंगे तो और मजा आएगा। गॉस लॉ बहुत इंटरेस्टिंग है, बस 2 चीजें याद रखिए, आपकी गॉसियन सरफेस कहाँ है और उसका एरिया कितना है। हमेशा कंफ्यूजन यही होता है कि हम सरफेस एरिया किसका लें, वॉल्यूम किसका लें, चार्ज डेंसिटी किसकी कंसीडर कर रहे हैं। जहां चार्ज है उसकी डेंसिटी, चाहे लीनियर हो तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस 2 डायमेंशनल तो सरफेस और 3 डायमेंशनल तो वॉल्यूम। कुछ चीजें हैं जो हमेशा आपको याद रखनी पड़ेंगी, और गॉस लॉ सभी में एक ही तरीके से लगता है, कोई भी शेप दिया हो, स्फीयर, स्फेरिकल शेल, सिलेंडर, इसके अलावा अब होगा ही क्या। चलिए आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।